यहाँ पे सिर्फ वो बातों में दिखता है, लोगों के आचरण में अभी तक ये नहीं आया। तो नेता वहाँ पे घोषणा करके नहीं जीतते हैं, काम करके जीतते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क पे जीतते हैं। 1 महीने बाद मुझे कुछ 10 दिन के लिए वापस जाना है और मैं विशाल जी के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर हूँ। ये हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। नमस्कार, बीजीटी मीडिया के स्पेशल सेगमेंट इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं चेनाली विशाल बिसेन, जो कि एंटरप्रेन्योर है और हाल ही के दिनों में उन्होंने लास्ट मंथ भारत में G20 में यूके को भारत में रिप्रेजेंट किया था। चेनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे ये जो जर्नी आपकी रही है, किस तरह की ये जर्नी है, किस तरह का आइडिया आपने प्रमोट किया इसके माध्यम से और इसका कितना लाभ देशवासियों को और वैश्विक स्तर पर भी मिलने जाएगा। इस आइडिया की शुरुआत दिसंबर 2022 में हुई, जब मैं अपना मास्टर्स कोर्स कर रही थी यूके की यूनिवर्सिटी से इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उस वक्त में एक वर्ल्ड वाइड एक बड़ा कंपटीशन होता है जिसका प्राइस मनी $1 मिलियन होता है, जो बेस्ट आइडिया रहता है उसके लिए। उस कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट किया था दिसंबर 22 में, और आइडिया को हमने धीरे धीरे डेवलप किया। हम लोग दर बदर एक स्टेप बाय स्टेप जीतते गए। उसमें काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड से करीब करीब 20,000 आइडियाज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से हम लोग टॉप 6 तक के पहुँचे। ये जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता है हल्ट ऑर्गेनाइजेशन G20 का भी पार्ट है। और G20 में ये पहली बार था जब उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए ये इम्पैक्ट मंच तैयार किया, और यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्टफुल स्टार्टअप्स है, जो न्यू स्टार्टअप्स है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया। उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड नॉमिनेशंस बुलवाए, करीब 500 नॉमिनेशंस आए। 8 अलग अलग कैटेगरीज थी। उसमें से सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज कैटेगरी में हम लोगों का आइडिया सिलेक्ट हुआ। उन्होंने सिर्फ 40 आइडियाज़ सिलेक्ट किए थे उसमें से हम लोगों का एक आइडिया था। और जो वैश्विक स्तर पे हर आइडिया को का इम्पैक्ट क्या होगा, आप आइडिया तो पिच कर देते, बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बेसिस पे ये सिलेक्शन जो प्रोसेस हुई थी। सो हम लोगों का जैसे वैश्विक स्तर पे आप क्लाइमेट चेंज की तरफ जो कार्बन इमिशन है, सो अगर हमारा आइडिया इम्प्लीमेंट होता है तो नेक्स्ट 5 इयर्स में ये अराउंड 3.6 मिलियन टन्स ऑफ जो कार्बन इमिशन है उसको कम करेगा। उसके अलावा क्योंकि जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो एरिका नट का एक वेस्ट मटेरियल है जो एज अ वेस्ट ट्रीट किया जाता है। उससे हम लोग हमारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं एज अ मटेरियल। सो ये जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम ये करेगा, जिससे डेफिनेटली उन लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प होगी। तीसरा जो हम लोगों के क्लाइंट्स हैं, आज के इसमें ऐसा है कि वैश्विक स्तर पे जितने भी बड़े फैशन ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनको कंपलसरीली अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। अब उस पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आने लगे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने उनको कंपलसरीली 2030 की ये दी है, डेडलाइन दी है कि बाय 2030 आपको इतना इतना कार्बन फुटप्रिंट आपका कम कर देना है। सो उसके लिए उनको उनकी सप्लाई चेन को सस्टेनेबल बनाना है। और अगर जो ब्रांड्स हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ये उनके ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगी, जो उनके अचीवमेंट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो एक भारत में हम देख रहे हैं कि रिमूवेबल प्लास्टिक कैंपेनिंग चल रही, गवर्नमेंट की ओर से भी चल रही। इसमें आपको क्या बेसिक कमी नज़र आती है कि अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पा रही उस लेवल पर? इसके लिए क्या आप आइडियाज़ देना चाहेंगे? इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि आपके पास अभी तक के मटेरियल अवेलेबल ऐसा नहीं है, आपने उसका रिप्लेसमेंट बराबर नहीं ढूंढा है। आप किसी चीज़ को अगर मना करने के लिए कहते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर एक जो बात होती है इसमें कि जो कंज्यूमर है उसको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। तो आप कोई ऐसा मटेरियल लेकर आइए जो कंज्यूमर को बिहेवियर चेंज ना करना पड़े, जो मैन्युफैक्चरर है उनको अपनी मशीनरीज चेंज ना करना पड़े, और वो सिस्टम को सस्टेनेबल बनाए रखे, और जो आपका प्लास्टिक है उसका यूटिलाइजेशन ना हो। तो इसमें बहुत सारे इनोवेशन चल रहे हैं, काफ़ी सारी आइडियाज़ आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि इन आइडियाज़ को जब तक कि आप हेल्प नहीं करेंगे वो आइडिया स्केल नहीं कर पाते, वो छोटे बिजनेस बन के रह जाते। तो स्केलेबिलिटी का इशू है, बट धीरे धीरे अब उसमें फंडिंग आने लगी है, लोग उसमें ध्यान देने लगे हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि
कंज्यूमर बिहेवियर एक पॉइंट हो गया, दूसरा ये कि आप उसके सोर्स को कट नहीं कर रहे। आप जब तक कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगी वो चीज़ बंद कैसे होगी। यूके में खासकर हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स जो होती है वहाँ की पॉलिसीज़ बेसिस पर होती है। हम देख रहे हैं कि यूके हो या यूरोप हो या अदर जो भी कंट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही है, इन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि एजुकेशन, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडोजमेंट और इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकसिंग है। भारत में भी इस लेवल पर कहीं ना कहीं चर्चाएं अब शुरू हुई है और बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है भारत में? आप जब देखते हैं दोनों दुनिया के देशों का और यहाँ के देशों का अध्ययन करते हैं, आप क्या पाते हैं, आउटपुट क्या पाते हैं? जी देखिए, कैसा है कि एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में मैं पिछले करीब 12-13 साल से काम कर रही हूँ। तो मैंने इसके काफ़ी सारे फेजेस को देखा है, काफ़ी चेंज आया है लोगों में। अब न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये मेट्रो सिटीज़ तक के ही लिमिटेड था, नाउ इट्स लाइक कि अब सेकंड 2 टियर सिटीज़ में भी अब हम लोग बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, हम लोग वो इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन लोगों को नर्चर किया जा सके। डेवलप कंट्रीज़ का ऐसा है कि ये लोग हमसे भी 2 स्टेप्स आगे हैं। वो ये हम लोग जिन बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं वो इस चीज़ स्टेज को पार कर चुके हैं। तो वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं। बेसिक चीज़ें क्या है जहाँ पर फंसे हुए भारत? जी, हम लोग अभी भी हमारे हक नहीं जानते हैं। हम लोग ये नहीं जानते कि हमको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, यहाँ तक कि हम लोग नहीं पहुँचे। हम लोग बेसिक जो है कि हाँ चलिए हमारा खाना है, घर है, ये है, सारी चीज़ें बस इसी में रह गए हैं। हम लोग जैसे हम वोट देते हैं तो हमारे वोट का क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, आगे वाले ने हमारे लिए क्या काम करना चाहिए, ये हम नहीं जानते हैं। वहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की जब आप बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ के राजनेता पॉलिसीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि उनको करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को वो पॉलिसीज़ पता है, लोग उनको उन पॉलिसीज़ पे सवाल पूछते हैं। हम यहाँ वो सवाल नहीं पूछते हैं। राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट, ये पॉलिटिक्स का एक बड़ा मुद्दा होता है। अभी तक आपने बताया कि इन चीज़ों को यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे। आपके हस्बैंड अब चूँकि इंडिपेंडेंट बालाघाट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, उनको क्या आइडियाज़ देंगे लोगों के इसी मैसेज पर, खासकर जो राइट्स, डिग्निटी और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है? जी, सबसे पहले जब विशाल जी ने अपना यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट किया था, उनका एक ही नारा था, बदल दो बालाघाट। क्योंकि बालाघाट को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग किसी डेवलपमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, मूलभूत चीज़ें जो होती है ना कि सड़क, पानी, बिजली, उसके भी बारे में हम लोग ढंग से बात नहीं करते हैं। विशाल जब आए तो उनके पास ये विज़न था कि जो यहाँ का यूथ है वो नीडर होके बात रख सके, अपनी बात एक ऐसे इंसान के पास, ऐसे नेता के पास पहुंचा सके जहां पे उसे ये भय ना हो कि मैं जाके कैसे अप्रोच करूं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि उनकी एक सरल व्यक्तिमत्व है, लोग उनके पास सरलता से जा सकते हैं, आप कभी भी उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, डर नहीं है किसी चीज़ का। और जैसे उनके पास जो विज़न है उसके साथ यूथ भी अलाइन हो रहा है। अब चूँकि आप बालाघाट में वापस आ ही चुके हैं, तो इस इलेक्शन में आपका क्या सहयोग रहेगा, खास करके विशाल जी के लिए उनकी वाइफ होने के नाते? जैसे कि एक वाइफ का होना चाहिए डेफिनेटली, पर मेरा सहयोग ज़्यादातर उनके विजन से रिलेटेड है, उनके वर्क से रिलेटेड है। क्योंकि मैं और विशाल जी के बीच में जो डिस्कशन होता है, जब भी मैं कोई आइडिया या किसी बात पे बात करती हूँ तो उनका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल इन बालाघाट, बालाघाट में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। जानते हैं कि एज इट इज़ हर मॉडल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से अगर आप किसी चेंज के बारे में बात करते हैं, आप किसी सुविधा को सुधारने की बात कर सकते हैं, तो पूरा एक साथ नहीं कर सकते। तो हम छोटे से छोटा कैसा स्टार्ट करें, हमको कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचानी है, तो हम लोगों की यही डिस्कशन होते हैं। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा हम लोगों का फ़ायदा होगा और यही सबसे बड़ा मेरा एक सपोर्ट होगा कि उनके विज़न में मैं उनका सपोर्ट कर सकूँ, उनको इस चीज़ में हेल्प करूँ कि जो उन्होंने सपना देखा है उसको रियलिटी में हम लोग कैसे ला सकते हैं, उसके पीछे का सिस्टम कैसे बना सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में
डिस्कशन जिसका आपने जिक्र किया, डिबेट्स और डेलिब्रेट्स, तीनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग इन चीज़ों को खासकर भारत में भी और लोकल जो लेवल पर भी हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम बालाघाट की बात करें तो यहाँ भी समझ नहीं पाए। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? लोगों की जागरूकता। सबसे पहले तो आप अगर किसी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में आपको एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पर्सपेक्टिव होने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और लोगों के पास इन्फॉर्मेशन का अभाव है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी नहीं दी जाती, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि अगर आम जनता को, लोगों को वो चीज़ पता चल गई तो लोग सवाल पूछेंगे और उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। तो इट्स लाइक डिफिशियंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन, दैट्स द बिग रीज़न। एक वुमेंस एंटरप्रेन्योर होने के नाते यहाँ की महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस की है, सब में काबिलियत है, काबिलियत की किसी में कमी नहीं है। आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और विमेंस रेडी है आगे बढ़ने के लिए। मेरा सबसे एक निवेदन है कि उनके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, वो इकोसिस्टम पे काम कीजिए जहाँ पे वो सेफ़ फील कर सके और काम कर सके, क्योंकि काम तो हर कोई करना चाहता है और उस काम को आप सभी को वैल्यू करनी चाहिए। बिना पॉलिटिक्स के संभव नहीं है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, फिर कैसे आपके इस मैसेज को लोग स्वीकार कर लेंगे? बिना पॉलिटिक्स की ये चीज़ें बड़े लेवल की हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही हर चीज़ का सलूशन मिलता है ज़्यादातर। तो आप क्या पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स आपके हस्बैंड तो कर रहे हैं, क्या आप भी आएंगे पॉलिटिक्स में नियर फ्यूचर में कभी? क्या आपका क्या विचार है? क्या हस्बैंड को ही सपोर्ट रहेगा आपका? देखिए, सपोर्ट एक अलग सिस्टम है, एक अलग बात है। जब विजन है उनके पास, जब हम उनके साथ खड़े हैं तो डेफिनेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तैयार कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में वो है, पॉलिटिक्स के साथ जो काम करने की उनको सिस्टम मिलेगा, वो सिस्टम वहाँ पे है, तो डेफिनेटली मैं सिस्टम में काम करना चाहूँगी।